बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स, द सीरियन इशू और उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं ऑन द रीजन। दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड बाय एडवोकेट काशिफा 786। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon for the latest updates. Do share this video with your friends. Let's start it now. इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं जी क्या है। सीरियन सिविल वॉर बिगेन इन 2011 में ये जो वार थी ये स्टार्ट हुई थी। लेड टू मेजर ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी जो क्राइसिस थे, ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी क्राइसिस का सबब बनी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस थी फॉर द मिडल ईस्ट के लिए जो थी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस थी। नेक्स्ट है जी काजेज ऑफ द सीरियन कन्फ्लिक्ट। जो सीरियन कन्फ्लिक्ट है उसकी वजूहात क्या थी, क्यों ये कन्फ्लिक्ट हुआ शाम में। फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल अनरेस्ट ड्यूरिंग द अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग के दौरान जो था वो पॉलिटिकल अनरेस्ट था। गवर्नमेंट क्रैकडाउन्स थे ऑन प्रोटेस्ट। वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पर गवर्नमेंट जो थे उसके क्रैकडाउन्स थे। और उसके बाद है एमरजेंस ऑफ रेबल फैक्शंस एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। वहाँ पे जो रेबल फैक्शंस थे उनका जब ज़हूर हुआ और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे वो भी बहुत ही बड़ा सबब थे। और उसके बाद जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इन प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स। जो एक्सटर्नल पावर्स थी उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स में। और ये जो बेसिक काजेज थी ये थी सीरियन कन्फ्लिक्ट। शाम में जो कन्फ्लिक्ट था उसकी बेसिक जो काजेज थी मेन वो ये थी। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ओवरव्यू। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कौन से थे। सबसे पहले है जी मिलियंस डिस्प्लेस्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। मतलब कि मिलियंस जो थे लोग उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी। उसके बाद रिफ्यूज क्राइसिस इन नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज में जो थे वो रिफ्यूज क्राइसिस थे बहुत ज़्यादा। आफ्टर दैट शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल रिसोर्सेज। जो इसेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत ही इसेंशियल हैं फॉर ह्यूमन लाइक फूड एंड वाटर, उनकी जो थी वो शॉर्टेज हो गई। उसके बाद जो उसका लास्ट पॉइंट था जो आल्सो विच इज़ आल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, सीवियर डैमेज टू सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसमें जो सीवियर डैमेज था ये भी इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह थी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की। तो नेक्स्ट इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी रिफ्यूज क्राइसिस लबनान। लबनान में जो रिफ्यूज क्राइसिस हैं हैव अ लुक एट दिस। होस्ट्स इन्होंने कितना होस्ट किया है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज थी जो उनको होस्ट किया गया। उसके बाद है स्ट्रेन्स ऑन हेल्थ केयर एजुकेशन एंड रिसोर्सेज जो थे उनको स्ट्रेन किया गया। और उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक प्रेशर। क्या हुआ जी, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो राइज हुई यानी कि वो बढ़ गई। और इकोनॉमिक जो प्रेशर था, ज़ाहिर है इकोनॉमिक प्रेशर आ ही जाता है जब कन्फ्लिक्ट्स वार्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इकोनॉमी तो सबसे पहले बर्बाद होती है उस कंट्री की। इंक्रीज्ड सोशल टेंशंस, और इस चीज़ ने जो था वो क्या किया, सोशल जो टेंशन्स थी उसको बढ़ा दिया। तो इट वाज ऑल अबाउट रिफ्यूज क्राइसिस लबनान। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी रिफ्यूज क्राइसिस जॉर्डन। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एज वेल। ओवर 1.3 मिलियन रिफ्यूजीज जो थी स्टिमसन सेंटर, ओके 1.3 मिलियन रिफ्यूजीज थी इसमें। और नेक्स्ट देखिए इंक्रीज्ड बर्डन ऑन लिमिटेड वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और ये जो 1.3 मिलियन रिफ्यूजीज थी इन्होंने क्या किया था कि जो बर्डन ऑलरेडी था वाटर का और एनर्जी रिसोर्सेज का उसको मज़ीद इसने इंक्रीज कर दिया था। हाउसिंग शॉर्टेजेस एंड राइजिंग लिविंग कॉस्ट। उसके बाद जो हाउस थे उनकी भी शॉर्टेज हो गई और रहने के लिए जो लिविंग कॉस्ट थी वो कम पड़
गई। इम्पैक्ट ऑन लेबर मार्केट एंड सोशल कोहेजन, तो इस चीज़ ने बहुत इम्पैक्ट किया, बहुत इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ा किस पे, लेबर मार्केट पे और सोशल कोहेजन पे। कि जब माइग्रेशन होती है फिर ये सब तो होता ही है, तो और ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिफ्यूज क्राइसिस टर्की। टर्की को में जो रिफ्यूज क्राइसिस हैं इसको भी हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे जी है, होस्ट अराउंड 3.6 मिलियन रिफ्यूज जो थी उनको होस्ट किया गया। इकोनॉमिक स्ट्रेन एंड इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्ट्रेन को और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थी उसको बढ़ा दिया गया। सोशल इंटीग्रेशन जो चैलेंजेस थे उनको फेस करना पड़ा बहुत ज़्यादा। और उसके बाद अगर आप देखें तो है जी पॉलिटिकल डिबेट्स ओवर रिफ्यूज पॉलिसीज़। पॉलिटिकल डिबेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हुई जो रिफ्यूज पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग कि इनको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे इनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं लाइक वाटर, फूड और शॉर्टेज होम जो हो गई थी और लिविंग एक्सपेंडिचर जो थे वो भी बढ़ गए थे। तो नेक्स्ट इसका जो मेन पॉइंट है वो है जी इकोनॉमिक स्ट्रेन ऑन होस्ट कंट्रीज। होस्ट कंट्रीज पे जो इकोनॉमिक स्ट्रेन था वो क्या है जी, राइज इन पॉवर्टी लेवल्स। जो पॉवर्टी लेवल्स था वो बढ़ गया था। तो ये वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया था जी राइज जो पॉवर्टी लेवल था वो बढ़ गया था। इंक्रीज्ड डिमांड फॉर जॉब्स अफेक्टिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, जो जॉब्स की डिमांड थी वो भी बढ़ गई और अब जो लोकल एम्प्लॉयमेंट थी वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। ऑलरेडी अपने कंट्री के लोगों के लिए जॉब्स होती नहीं है, बट जो दूसरे कंट्री से माइग्रेट करके आते हैं जब वो भी लोग अंदर शामिल हो जाते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट है जी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सिस्टम ओवर स्ट्रेच्ड। जो हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम को ओवर स्ट्रेच्ड किया गया। डिक्लाइन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ड्यू टू इंस्टेबिलिटी की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स थी हो रही थी ऑलरेडी उनको डिक्लाइन किया गया। ये सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स इसके जो हैं वो क्या हैं। राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एक्सप्लॉइटिंग इंस्टेबिलिटी। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स है ना वो जब राइज होते हैं ना तो फिर जो इंस्टेबिलिटी है ना वो एक्सप्लॉइट कर देते हैं, एक्सप्लॉइट करके रख देते हैं इंस्टेबिलिटी को। स्प्रेड ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस बियॉन्ड सीरिया। जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो शाम में काफ़ी ज़्यादा हुआ, उसको फैलाया गया और ये एक बहुत बुरी चीज़ है। क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटीज़, जो क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी हुई, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा। शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स इन द मिडल ईस्ट। और मिडल ईस्ट में जो शिफ्टिंग हुई पावर डायनामिक की, तो ये सारे जो थे जी आप देख लीजिए आपके सामने है पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इम्पैक्ट्स थे। नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रीजनल डिस्टेबलाइजेशन। इसमें देखते हैं जिसमें क्या बात हो रही है। लबनान एंड इराक फेसिंग सेक्टेरियन टेंशंस। अच्छा, लबनान और इराक जो दोनों हैं वो सेक्टेरियन टेंशंस को फेस कर रहे हैं। सेक्टेरियन टेंशन जो है एक बहुत बड़ी वजह है, अवॉइड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज ओके। नेक्स्ट जो है स्पिल ओवर अफेक्ट्स इन जॉर्डन एंड तुर्की में जो है जिस स्पिल ओवर ने इफ़ेक्ट किया है जॉर्डन और तुर्की को। उसके बाद हम देखें तो जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हैं एंड मिलिट्री इंटरवेंशंस। अच्छा, एक जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स हैं वो और दूसरा जो मिलिट्री इंटरवेंशंस है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा जो है रीजन जो है उसको डिस्टेबल किया है। और मिलिट्री इंटरवेंशन तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल इश्यूज़ में, बट यहाँ पे ये चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं बुरी तरह। राइज ऑफ रेडिकल आइडियोलॉजीज जो हैं, रेडिकल आइडियोलॉजीज वो भी राइज हुई हैं जी। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स को हम देख लेते हैं एक नज़र। रशिया एंड ईरान इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन सीरिया, यानी कि शाम में जो रशिया और ईरान है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं इन्फ्लुएंस को। उसके बाद है तुर्कीज मिलिट्री इंटरवेंशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब जो तुर्की है उसकी मिलिट्री इंटरवेंशंस हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। यूएस एंड वेस्टर्न नेशंस
जो यूएस है और जो वेस्टर्न नेशंस हैं फ्लक्चुएटिंग इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे फ्लक्चुएट कर रही है इन सब चीज़ों को। और इसका जो लास्ट वन पॉइंट है वो है चेंजिंग अलायंसेस अमंग गल्फ स्टेट्स। तो जो चेंजिंग अलायंसेस हैं अमंग गल्फ स्टेट्स, ये इट वाज ऑल अबाउट इट्स जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स। तो I tried to make this topic very easy to all of you. I hope so it will be proved very beneficial to all of you. नेक्स्ट इसका देखते हैं जी। नेक्स्ट इसका पॉइंट है टेररिज्म एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हैं जी। टेररिज्म एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस में है ग्रोथ ऑफ ISIS एंड एक्सट्रीमिस्ट जो फैक्शंस हैं उनकी ग्रोथ हुई है। ISIS की और जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस हैं उनकी ग्रोथ हुई है। इसके बाद है थ्रेट्स टू रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। जो रीजनल है और ग्लोबल, इन दोनों सिक्योरिटी को खतरा है। उसके बाद देखें तो रेडिकलाइजेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन। जो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है उसको रेडिकलाइज किया गया है। डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन, ये तो इसी की वजह से मोस्टली टेररिज्म होती है, सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो बढ़ जाते हैं, मज़ीद खतरा लाहक हो जाता है। मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स। अब जो सिक्योरिटी के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस हैं टेररिस्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट, अब सिक्योरिटी भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है जी ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट्स। ह्यूमैनिटेरियन पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है वो क्या है, हैव अ लुक एट दिस एज वेल। Our 5 लाख डेथ सिंस 2011। BBC के अकॉर्डिंग जो है जी 2011 से लेके अब तक 5 लाख वहाँ पे अमवात हो चुकी हैं। मिलियंस ऑफ पीपल डिस्प्लेस्ड फ्राम होम्स। मिलियंस की तादाद में जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया गया है उनके घरों से। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड फूड। वहाँ पे कमी है किस चीज़ की कि हेल्थ केयर भी नहीं उनको प्रोवाइड की जा रही, फूड भी नहीं प्रोवाइड की जा रही। लैक ऑफ एक्सेस है इन चीज़ों की। स्प्रेड ऑफ डिजीज ड्यू टू पुअर लिविंग कंडीशंस की वजह से वहाँ पे बीमारियों फैलने का जो खतरा है वो बढ़ रहा है, बिकॉज जो लोग हैं वो बहुत ही पुअर कंडीशन में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो डिजीज हैं वो स्प्रेड हो रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन को भी देख लेते हैं। इसमें ये बताया गया है कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड होम्स डिस्ट्रॉयड। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जो घर हैं वो तबाह बर्बाद होकर रह गए हैं। डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर्स होती हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसी भी कंट्री का जहाँ भी ये सब कुछ हो रहा होता है। लिमिटेड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। बिजली की और पानी की बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स डैमेज्ड। इससे रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी डैमेज हुए हैं। कॉस्ट ऑफ रीबिल्डिंग एस्टिमेटेड इन बिलियंस। इन सब चीज़ों को रीबिल्ड करने की अगर कॉस्ट का उन्होंने जब एस्टिमेट किया है तो वो बिलियंस में आ रही है। ऑलरेडी आप देखें कि ऑलरेडी कंट्रीज़ जो हैं वो मोस्टली सर्वाइव ही कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट जब इस तरह के हालात हो जाते हैं ना। नेक्स्ट इसका पॉइंट है एजुकेशनल डिसरप्शंस। एजुकेशन में क्या है जी, एजुकेशन में है मिलियंस ऑफ सीरियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। के जो सीरिया है, शाम है, उसके जो बच्चे हैं वो मिलियंस जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, यानी कि वो स्कूल में नहीं पढ़ रहे। जनरेशनल लॉस ऑफ एजुकेशन। एक तो होता है वैसे ही एजुकेशन का लॉस हुआ है, बट वो कहते हैं ये इस चीज़ ने इतनी बुरी तरह सीरियन कन्फ्लिक्ट ने इम्पैक्ट किया है कि जनरेशन लॉस हुआ है ऑफ एजुकेशन का। ओनली जस्ट ये वाली जनरेशन नहीं इफेक्ट हुई, बाकी आने वाली भी हुई हैं और बहुत बुरी तरह हुई हैं। लिमिटेड एक्सेस टू ऑनलाइन एंड रिमोट लर्निंग। लिमिटेड एक्सेस है ऑनलाइन और रिमोट लर्निंग के लिए हो सकती है। भाई पाकिस्तान में नेटवर्क कितना तंग करता है, तो वो तो फिर ऐसा इलाका है जहाँ पे ऑलरेडी कन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू हैं। पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हैं। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नीड फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस, यानी कि सबसे पहले जो है इंक्लूसिव गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद एड्रेसिंग रूट काजेज़ ऑफ ग्रीवेंसेस। उसके बाद जो ग्रीवेंसेस की रूट काजेज़ हैं उनको एड्रेस करने की
बहुत शदीद ज़रूरत है। तो उसके बाद ही पता चलेगा जी इनको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग पीस बिल्डिंग मैकेनिज़म्स, जो पीस बिल्डिंग मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रेंथन करने की बहुत बहुत शदीद ज़रूरत है। और उसके बाद है जी प्रिवेंटिंग फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स, और जो फ्यूचर में होने वाले कन्फ्लिक्ट्स हैं, फ्यूचर कन्फ्लिक्ट से इसको प्रिवेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे तदबीर की, एहतियात की, वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों को प्लान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन में है जी कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी एफर्ट्स नीडेड। सिक्योरिटी एफर्ट्स जो हैं वो कोलैबोरेटिव होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव सिक्योरिटी एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑन एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट्स, वो कहते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट्स है, एक्सट्रीमिस्ट ख़तरा है, उसके लिए इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन टू बूस्ट स्टेबिलिटी। अच्छा, स्टेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसकी बहुत बहुत शदीद ज़रूरत है। इकोनॉमी को सोचना, इकोनॉमी को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और उसके बारे में ज़रूर बात होनी चाहिए। रिफ्यूज बर्डन शेयरिंग अमंग नेशंस के दरमियान जो है जी रिफ्यूज बर्डन शेयरिंग भी होना चाहिए। तो ये सारी रीजनल कोऑपरेशन में चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। अच्छा, इस पे अब जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स है वो क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। यूएन लेड पीस एफर्ट्स थ्रू जिनीवा प्रोसेस। अब वो कहते हैं कि जी जो यूनाइटेड नेशंस है उसने पीस एफर्ट्स को लेड किया है, वो कर भी सकता है लीड इसको थ्रू जिनीवा प्रोसेस के जरिए। उसके बाद अगर देखें तो ह्यूमैनिटेरियन एड है बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर सकती हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। लिमिटेड सक्सेस इन अचीविंग अ सीज फायर, बट वो कहते हैं कि सीज फायर के लिए जो एक्सेस है उसको अचीव करने के लिए वो बहुत ही लिमिटेड है सक्सेस। नीड फॉर अ सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, तो इसके लिए एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है जी वो रिक्वायर्ड है और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये इंटरनेशनल रिस्पॉन्स है सीरिया की तरफ। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है लेसन्स फॉर द फ्यूचर। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग है कि अब फ्यूचर में इसके लिए क्या लेसन्स हैं। सबसे पहले है नीड फॉर अर्ली कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, के जो अर्ली कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसकी ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा। कि कोई भी कुछ भी होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट हो उसका बंदा स्टार्ट से देख ले कि क्यों हो रहा है, इसके बाद में क्या इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, कितना लॉस होगा, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी कंट्रीज़ को भी इससे लेसन सीखना चाहिए। एड्रेसिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बिफोर एस्केलेशन, एस्केलेशन से पहले ह्यूमैनिटेरियन इंसानों को जितने भी क्राइसिस से गुजरना पड़ता है वो सब बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में जानना। स्ट्रेंथनिंग डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिप्लोमेटिक निगोशिएशंस है उनको स्ट्रेंथन किया जाए। सपोर्टिंग पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकन्स्ट्रक्शन, और जो पोस्ट कन्फ्लिक्ट रिकन्स्ट्रक्शन है उनको सपोर्ट जो करना है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जी लेसन है फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट इसका जो है कंक्लूजन को हम देख लेते हैं। द सीरिया वार हैज़ रीशेप्ड द मिडल ईस्ट, जो सीरियन वार है यानी कि जो शाम की जंग है उसने क्या किया है, इसने मिडल ईस्ट को रीशेप कर दिया है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस, और इसमें लॉन्ग टर्म में आगे हैं, अब उन्हें इकोनॉमिक चैलेंजेस भी फेस स्टिल वो कर भी रहे हैं और इन्हें मज़ीद करना पड़ेंगे, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी और सिक्योरिटी चैलेंजेस भी, ये सारे चैलेंजेस वो भी फेस कर रहे हैं और फर्दर फ्यूचर में भी उन्हें करना पड़ेंगे। अर्जेंट नीड फॉर पीस बिल्डिंग एंड स्टेबिलिटी, पीस बिल्डिंग और स्टेबिलिटी की अर्जेंट नीड है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसकी नीड है, बिकॉज इसी से जो पीस है वो बिल्ड हो सकता है और वो जो कंट्री है अगेन स्टेबल हो सकता है। रीजनल कोऑपरेशन इज की टू प्रिवेंटिंग फ्यूचर क्राइसिस। अच्छा, प्रिवेंटिंग फ्यूचर क्राइसिस की जो एक की है उससे बचने के लिए वो है जी रीजनल कोऑपरेशन, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट रेफरेंसेस आगे हैं। रेफरेंसेस देखिए मैंने जिन सोर्सेज से लिए हैं, देख लें। अब सबसे पहले है जी, ओवर 13 मिलियन सीरियंस डिस्प्लेस्ड सिंस 2011 से इतने लोगों को जो है डिस्प्लेस कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज 2024 में ये कहा गया था, ये उनके। नेक्स्ट इसका जो रेफरेंस है वो आप देख लें। इम्पैक्ट ऑन नेबरिंग कंट्रीज हॉस्टेज रिफ्यूजीज सच एज लेबनान एंड तुर्की के जो नेबरिंग कंट्री हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो वर्ल्ड बैंक रिफ्यूज रिपोर्ट है 2024। उसके बाद जो रेफरेंस है वो है रीजनल इंस्टेबिलिटी प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्विंग ईरान रशिया एंड द यूएस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और ये जो रेफरेंस है ये मैंने लिया है फॉरेन अफेयर्स मैगजीन से, और ये रेफरेंसेस मैंने अथेंटिक सोर्सेज से लिए हैं। मेरा सारा कंटेंट ही काफ़ी अथेंटिक है। सो आई होप सो यू लाइक इट एंड इट विल बी प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ PMS CSS जुडिशरी एंड 1 पेपर MCQs प्लीज विजिट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। माई यूट्यूब चैनल नेम इज एडवोकेट काशिफा 786। अगर आप मजीद कोई टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी ये है कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।